Hi everyone, welcome back to the channel. So before moving ahead, just confirm in the chat section if my voice is properly audible and also I am properly visible or not. हेलो एवरीवन. सो इज़ इट फाइन? सब कुछ ठीक है? तो मुझे एक बार कंफर्म कर दो और मैं भी चेक कर लेता हूँ एक बार. हाँ, ओके. सो आई कैन सी यस, एवरीथिंग इज़ गुड. भाई चैट सेक्शन में बता तो दो, मुझे पता कैसे चलेगा. यस सर, ओके. सो आई हैव गॉट द कन्फर्मेशन. ओके, चलो 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 भाई, कन्फर्मेशन मिल गया. तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम रेशियो एनालिसिस का पार्ट 2 करने जा रहे हैं. मतलब कुछ एमसीक्यूज़ हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे. इसकी पार्ट 1 ऑलरेडी हो चुकी है लास्ट मंडे, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे. ठीक है, तो आज की क्लास में हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे और साथ ही साथ कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन भी देखेंगे. रेशियो एनालिसिस एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जनरली जो बाकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें रेशियो एनालिसिस एक से पक्का न्यूमेरिकल देखा जाता है. तो हो सकता है यूपीएससी भी उसी तर्ज पे इस बार न्यूमेरिकल या थ्योरेटिकल पोर्शन रेशियो एनालिसिस से आपको दे दे. ठीक है, शुरू करते हैं. और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक के बारे में बता देता हूँ. दिस गाइड बुक इज़ ऑल अबाउट द ईपीएफओ, एपीएफसी एग्जामिनेशन एंड ईओएओ एज वेल. ये गाइड बुक में आपको ईपीएफओ से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह पर मिल जाएगी, जैसे कि पीवाईक्यूज़ विद एक्सप्लेनेशंस और हायरार्की स्ट्रक्चर क्या है, सैलरी स्ट्रक्चर क्या है, कैसे काम होता है, सारी चीज़ें मिल जाएंगी एक जगह पे. और ये आपको गाइड बुक कहाँ से मिलेगी? डिस्क्रिप्शन में आपको दिख जाएगा इसका लिंक, वहाँ से आप इसको फ्रीली डाउनलोड कर सकते हो, कोई भी चार्ज इसका नहीं है. चलो भाई शुरू करते हैं. और क्वेश्चन को पढ़ के आपको आंसर देने की कोशिश करनी है चैट सेक्शन में. मैंने चैट सेक्शन ओपन कर रखा है साइड में. मैं देखते रहूँगा कि आप लोगों ने सही आंसर किए हैं कि नहीं किए हैं. और अगर आपने आंसर सही नहीं भी किया है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको एक्सप्लेनेशन बताऊँगा, फिर आपको उससे अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी. फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन that says working capital is the dash. A option says capital borrowed from the banks. B option says difference between current asset and current liabilities. C option says difference between current asset and fixed assets. And D option says cash and bank balance. तो अगर आपने पढ़ा है तो भाई मुझे आंसर करो. मैं चैट सेक्शन चेक भी करता हूँ किन किन ने आंसर सही किया है. क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर भाई फटाफट से दे दो, किसका सही है देखूं. वर्किंग कैपिटल क्या होता है, फॉर्मूला क्या है? अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप आंसर दे दोगे, अगर फॉर्मूला नहीं पता है तो आंसर नहीं कर पाओगे. अभी तक मुझे चार्ट सेक्शन में तो आंसर नहीं मिला है. आई एम स्टिल वेटिंग, वरना फिर मुझे ही आंसर देना पड़ेगा. क्या होता है वर्किंग कैपिटल? चलो भाई मुझे ही आंसर देना पड़ेगा क्योंकि अभी तक मुझे आंसर नहीं मिले हैं. वर्किंग कैपिटल इज योर करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी. आंसर आ गया है, वेरी गुड. सही है सूरज, गौरव, सबका सही है. नितिन, सबका सही है, वेरी गुड. आंसर होगा डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटी. तो करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी ही आपका वर्किंग कैपिटल होता है. यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था. ठीक है, वर्किंग कैपिटल मतलब जो पैसा आपका बिजनेस में लगा हुआ है. आपके कुछ करंट एसेट्स हैं, मतलब वो रिसोर्सेज हैं जिससे आपको पैसे मिलने वाले हैं, पैसे रियलाइज होने वाले हैं एक साल के अंदर. और करंट लाइबिलिटीज़ वो ऑब्लिगेशन है जो एक साल के अंदर आप पे करने वाले हो. तो दोनों का जो डिफरेंस है, जितना आपका करंट एसेट ज़्यादा है आपकी ऑब्लिगेशन से, वो आपका वर्किंग कैपिटल में लगा हुआ है. तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटी. वेरी गुड. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ऑप्शन पढ़ोगे सब लोग बड़े ध्यान से, फिर आंसर करना. फर्स्ट ऑप्शन से इज solvency ratios are calculated to determine the ability of the business to service its debt in the long run. तो solvency ratio के बारे में पूछ रहा है पहले ऑप्शन में. मैं आपको बता देता हूँ पहले समरी एक, कि हमारे पास 4 तरह के रेशियो होते हैं. पहला होता है लिक्विडिटी रेशियो, दूसरा होता है सॉल्वेंसी रेशियो, तीसरा होता है आपका एक्टिविटी रेशियो, जिसे आप टर्नओवर रेशियो भी कहते हो, और चौथा आपका होता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो. ये 4 ब्रॉडर क्लासिफिकेशन है आपके रेशियोज़ के. तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या रहा है? सॉल्वेंसी रेशियो के बारे में. सॉल्वेंसी रेशियोज आर कैलकुलेटेड टू डिटरमाइन द एबिलिटी ऑफ द बिजनेस
टू सर्विस इट्स डेट्स इन द लॉन्ग रन, मतलब लॉन्ग रन में जो आपके डेट्स हैं उसको पेमेंट करने के लिए क्या एबिलिटी है, क्या वो सॉल्वेंसी रेशियो दिखाता है, क्या ये सही है कि गलत है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। बी ऑप्शन से इज द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मेजर्स द रिलेशनशिप बिटवीन लॉन्ग टर्म डेट एंड इक्विटी। तो मैं आपको बता दूं ये बिल्कुल गलत है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आपको क्या दिखाएगा कि आपके पास कितना प्रॉफिट है इंटरेस्ट को कवर करने के लिए। ये आंसर बिल्कुल ऑप्शन गलत है। सी ऑप्शन डेट इक्विटी रेशियो रिफर्स टू द रेशियो ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स, सही है यहाँ तक, बट टू द टोटल ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल फंड, ये बिल्कुल गलत हो गया। डेट इक्विटी रेशियो आपका जो रेशियो दिखाता है वो लॉन्ग टर्म डेट्स और इक्विटी का दिखाता है, इक्विटी मतलब शेयर होल्डर्स फंड, ना कि एक्सटर्नल फंड का। ठीक है, तो सी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। मुझे आंसर भी मिल गए आई थिंक, नहीं आंसर अभी नहीं मिला है। डी क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप लोग दो अब तक सारे के सारे। डी कह रहा है डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो एक्सप्रेसेस द रिलेशनशिप ऑफ प्रोप्राइटर्स फंड टू द नेट असेट। ये भी गलत है, क्योंकि डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर्मूला क्या है, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब डेट डिवाइड बाई कैपिटल एम्प्लॉयड, और यहाँ लिखा है कि प्रोप्राइटर्स फंड की बात हो रही है नेट असेट से, तो ये भी गलत है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए ही है, जो कि लिखा हुआ है कि सॉल्वेंसी रेशियो क्या दिखाएगा, ये एबिलिटी बताएगा कि आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म में कितनी पेमेंट कर सकता है, डेट को कितना रिपे करने की एबिलिटी है, ये सॉल्वेंसी रेशियो दिखाता है। ठीक है, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए। चलो ये एक्सप्लेनेशन था, हम पढ़ लिया है हमने, तो हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब आपको बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, मैं चैट सेक्शन भी चेक कर रहा हूँ, तो ये परेशान मत होना कि मैं आंसर देख नहीं रहा हूँ, आपका आंसर देख रहा हूँ। ठीक है, चलो बता दो फटाफट से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ए ऑप्शन एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो कंप्राइज ऑफ डिविडेंड पे आउट रेशियो। तो मेरी बात बड़ी ध्यान से सुनो, जो एक्टिविटी रेशियो होता है या जो टर्नओवर रेशियो होता है वो बेसिकली आपको ये दिखाता है कि आपने अपने असेट्स को कैसे टर्न किया है। टर्न मतलब कैसे इसको सेल्स में कन्वर्ट किया है, इसको बोलते हैं टर्नओवर रेशियो। आप अपने असेट्स को यूज़ करके कितना सेल्स में कन्वर्ट कर पाते हो, उसकी एबिलिटी को टर्नओवर रेशियो कहते हैं। ठीक है, लेकिन हमारी जो बात हो रही है वो इस क्वेश्चन में ए ऑप्शन में बोल रहा है एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो कंप्राइजेज ऑफ डिविडेंड पे आउट रेशियो। नहीं, जो डिविडेंड पे आउट रेशियो होता है ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का पार्ट। तो ए तो आंसर भाई मतलब इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। आंसर है कि नहीं, आंसर है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो ये क्लियरली इनकरेक्ट है। तो आपको ऑप्शन नंबर ए में ही आंसर मिल गया है, बट फिर भी हम बाकी सारे ऑप्शंस भी एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बी ऑप्शन। मेरी आवाज़ साफ है ना भाई, क्योंकि मुझे आंसर्स कम मिल रहे हैं अब। हाँ आवाज़ तो सही है, ठीक है ठीक है, एवरीथिंग इज़ गुड ना। हाँ, बी ऑप्शन क्या कह रहा है, टोटल असेट टू डेट रेशियो इज नॉर्मली कंप्यूटेड फॉर इवैल्यूएटिंग द सॉल्वेंसी ऑफ द बिजनेस। कह रहा है जो असेट टू डेट रेशियो है वो जनरली हम इसलिए इवैल्यूएट करते हैं क्योंकि हमें सॉल्वेंसी निकालना है। तो ये बिल्कुल सही है, जो हमारा असेट और डेट रेशियो होता है ये हम इसीलिए पता करते हैं क्योंकि हमें सॉल्वेंसी पता करनी होती है। सॉल्वेंसी मतलब क्या एबिलिटी है आपकी अपने डेट्स को रीपे करने की। तो ये स्टेटमेंट सही है, सी ऑप्शन। अब प्रॉपर्टी रेशियो इज अ टाइप ऑफ सॉल्वेंसी रेशियो, ये भी बिल्कुल सही है, प्रॉपर्टी रेशियो सॉल्वेंसी रेशियो का ही टाइप होता है। डी ऑप्शन रेशियो एनालिसिस हेल्प्स टू अंडरस्टैंड एफिकेसी ऑफ डिसीजंस, ये भी बिल्कुल सही है, रेशियो एनालिसिस आपकी हेल्प करता है कि जो आपने डिसीजन लिए थे वो सही थे कि नहीं थे। तो इसमें जो इनकरेक्ट ऑप्शन है स्टेटमेंट जो है वो ऑप्शन नंबर ए ही है, और आंसर और क्वेश्चन में यही पूछ रहा था आपसे कि इनकरेक्ट कौन सा है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अगेन आपको बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पहला जो स्टेटमेंट है वो बोल रहा है जो बुक वैल्यू पर शेयर है। बुक वैल्यू मतलब क्या होता है, जब आपकी बैलेंस शीट आपके पास होती है उसमें जो आपका इक्विटी शेयर कैपिटल है, जो जनरल रिजर्व वगैरह है, जो सरप्लस है, सबको आप ऐड कर लेते हो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को आप छोड़ सकते हो। तो सारे जो इक्विटी शेयर कैपिटल का पार्ट है, जो जनरल रिजर्व का पार्ट है, जो सरप्लस का पार्ट है, उन सबको आप ऐड कर लोगे और फिर इसको डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तो बुक वैल्यू पर शेयर आ जाती है। बट जो फॉर्मूला दे रखा है वो दे रखा है प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो ये तो भाई गलत है, मैं इसको कर देता हूँ क्रॉस, ये इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए तो इनकरेक्ट आ गया हमारा। बी ऑप्शन देखते हैं क्या है, ईपीएस। ईपीएस क्या होता है, ईपीएस होता है जो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए जो प्रॉफिट बचा होता है। ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर, जो अर्निंग इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए बची होती है, टोटल अर्निंग। ठीक है, मैं लिख देता हूँ आपके लिए, जो टोटल अर्निंग होती है इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए
उसको अगर आप डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से तो आपका आ जाएगा EPS। क्या आ जाएगा? EPS। बट जो फॉर्मूला बोल रहा है वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड डिवाइड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो ये फिर से गलत हो गया, क्योंकि फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया क्या है, टोटल अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ठीक है, ये फॉर्मूला था। तो भाई स्टेटमेंट बी भी हो गया गलत। तीसरा स्टेटमेंट आ जाओ। प्राइस अर्निंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर, दैट इज EPS। ये बिल्कुल सही है। तो थर्ड जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, बाकी 1 और 2 इनकरेक्ट है। क्यों है मैंने आपको बता दिया। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर A 1 एंड 2। और इसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करना, क्योंकि फॉर्मुलेज आपको याद करने पड़ेंगे। समझोगे तो याद हो जाएंगे। जैसे मैंने आपको सारे फॉर्मूले बताए ना अभी, अब मेरे को ये याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि मैंने इसको समझ लिया है कि बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है, EPS है। इस टर्मिनोलॉजी से ही मैंने फॉर्मूला डिराइव करना सीख लिया है, तो मुझे याद हो गए हैं। इसी तरह आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो याद हो जाएंगे फॉर्मूला। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर A। चलो भाई आगे आते हैं। ये एक्सप्लेनेशन है, बट हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं इसकी। क्वेश्चन नंबर 5। इफ द क्रेडिट सेल्स ऑफ द फर्म आर 6 लाख and the average debtors are 1,50,000, then the receivable turnover ratio is, अगेन फॉर्मूला आपको पता होगा तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। जो रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो है इसको कैसे समझोगे आप, कैसे फॉर्मूला करोगे? रिसीवेबल्स को मतलब डेटर्स को आपने कितने बार टर्न किया है ओवर अ सिंगल ईयर। मतलब जो भी जिसको भी आप क्रेडिट सेल कर रहे थे, साल भर में कितनी क्रेडिट सेल कर पा रहे हो आप, कितने बार आपको पैसा मिल रहा है अपने डेटर से साल भर में। ठीक है, तो आप इसका फॉर्मूला कैसे डिराइव करोगे, कैसे पता करोगे? ऊपर लिखोगे आप टोटल क्रेडिट सेल हुई है जो आपकी पूरे साल भर में, और जो डिवाइड करोगे वो करोगे एवरेज डेटर से। क्या करोगे? एवरेज डेटर से। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि साल भर में आपने अपने डेटर से कितने बार पैसा लिया है, वापस आपको पैसा मिला है अपने डेटर से साल भर में। अगर इसका आ रहा है 6 आंसर, तो इसका मतलब है कि साल भर में आप 6 बार सामान बेचते हो और आपको सामान का पैसा 6 बार मिल जाता है पूरे साल भर में। हर 2 महीने में एक बार आप सामान अपना इन्वेंट्री बेचते हो क्रेडिट में और आपको पैसा मिल जा रहा है। फिर अगले 2 महीने में ऐसा हो रहा है, फिर अगले 2 महीने में ऐसा हो रहा है, तो साल भर में ऐसा 6 बार हो रहा है। ये इसकी अंडरस्टैंडिंग पॉइंट है कि इसका मतलब क्या होता है रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्रेडिट सेल आपका कितना हो गया? 6 लाख हो गया। 6 लाख मैंने लिख दिया। एवरेज डेटर्स कितने हैं? 1,50,000 है, तो 1,50,000 लिख दिए। अब इसको भाई सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा 15 4 से 60, तो आ जाएगा 4 टाइम्स। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर B 4 टाइम्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 वेरी इजी क्वेश्चन। अगर आपको फॉर्मूला पता है आप तुरंत कर ले जाओगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, और क्वेश्चन इजी ही आएंगे एग्जाम में, बहुत डिफिकल्ट नहीं आते हैं। ठीक है भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट दिया हुआ है और क्वेश्चन में पूछ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालो। फिर से अगर टर्मिनोलॉजी आपके पास है कि क्या रेशियो निकालना है, उससे आप फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो की बात कर रहा है, तो यहाँ मतलब आपको ग्रॉस प्रॉफिट को कंपेयर करना है सेल्स से। सेल से कंपैरिजन में आपका ग्रॉस प्रॉफिट का मार्जिन क्या है ये निकालना है आपको। तो ग्रॉस प्रॉफिट ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है 2,01,000, तो भाई सिंपली 2,01,000 यहाँ लिख दो। ठीक है, डिवाइड कर दो सेल से। सेल्स आपको दे रखा है कि हाँ बिल्कुल दे रखा है 5,60,000, तो भाई 5,60,000 से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दो, आंसर इसका आ जाएगा सॉल्व करके। ठीक है, सॉल्व कर लेना। तो इसको सॉल्व करोगे जब आप कैलकुलेशन करोगे तो आंसर आएगा 35.9%। ईजी है, सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्वेश्चन हो जाएगा। ये ट्रेडिंग अकाउंट है, ये हम ऑलरेडी लाइव क्लासेस में पढ़ चुके हैं। ठीक है, और वैसे भी पढ़ चुका होगा आप लोग अगर कॉमर्स बैकग्राउंड के हो। तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है, आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है। PL अकाउंट में क्या होगा, आपका नेट प्रॉफिट निकलेगा और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी निकलता है। ठीक है, ये है इसका सोल्यूशन। देखो जो हमने किया था बिल्कुल वही किया हुआ है, 35.9% आ रहा है। ठीक है ओके, चलो भाई अब आ जाओ एक और क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको ऑपरेटिंग रेशियो निकालना है। अब आपको ट्रेडिंग अकाउंट भी दिया हुआ है, मतलब देखो यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है, यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी दिया है, ट्रेडिंग एंड PL मिक्स करके दे रखा है आपको, मिला करके ट्रेडिंग एंड PL अकाउंट दिया है, और आपको ऑपरेटिंग रेशियो निकालना है। तो पहली चीज़ तो ये समझो कि ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो नहीं है। ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब है कि आपको सारे एक्सपेंसेस लेने हैं, COGS भी लेना है, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी लेना है, और साथ में अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी लेने हैं। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं लोगे आप, बट COGS लोगे, मतलब COGS का मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लोगे, साथ में ऑपरेटिंग एक्सपेंस लोगे, और इसको डिवाइड करोगे सेल से। ठीक है, ये मतलब है ऑपरेटिंग रेशियो का। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो पूछा होता तो आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेते न्यूमरेटर में और डिवाइड करते सेल से, लेकिन अभी सिर्फ ऑपरेटिंग रेशियो पूछा है तो COGS और ऑपरेटिंग एक्सपेंस लोगे, मतलब एक्सपेंस लोगे ऊपर और नीचे लोगे सेल्स।
अब एक्सपेंस निकालोगे कैसे? अरे ट्रेडिंग पीएल आपके सामने है, एक्सपेंस निकालने में कौन सी बड़ी बात है। पहले निकालने की कोशिश करते हैं सीओजीएस। बड़े ध्यान से सुनो, सीओजीएस कैसे निकालोगे। परचेजेस आपके पास है, हाँ, तो भाई परचेजेस तो सीओजीएस का पार्ट होता है। हाँ सर हमको पता है, वेरी गुड, मुझे मालूम है कि आप लोग को पता है परचेजेस सीओजीएस का पार्ट होता है। हाँ, इसको ऐड करोगे आप न्यूमरेटर में एक्सपेंस के लिए, सीओजीएस के लिए। साथ में ओपनिंग स्टॉक भी प्लस करोगे, हाँ करोगे, ओपनिंग स्टॉक करोगे प्लस परचेज करोगे। वेजेस जो डायरेक्ट एक्सपेंस है वो भी करोगे ऐड, हाँ सीओजीएस में ये भी ऐड होता है। माइनस क्लोजिंग स्टॉक करोगे, क्लोजिंग स्टॉक आपका बच गया है ना इस साल का स्टॉक जो अगले साल सेल होगा, तो इस साल से माइनस कर दोगे। 1 लाख प्लस 3,50,000 4,50,000 हो जाएगा, और 4 लाख और 9,000 ऐड कर दोगे तो 4,59,000 हो जाएगा, और इससे ये माइनस करोगे तो 2,59,000 आ जाएगा। आप चाहो तो पेपर पेन पे करके देख लेना, मैंने आपको मेंटली बता दिया, ठीक है। तो सीओजीएस तो आ गया हमारा भाई, सीओजीएस आ गया हमारा, इसको प्लस करके माइनस ये करके, तो यहाँ पे हम सीओजीएस की वैल्यू रख देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस की। इसको कैसे निकालोगे? जो बचे हुए एक्सपेंस हैं उनको ऐड कर दो। कौन कौन से एक्सपेंस बचे हमारे पास, बड़े ध्यान से देखो यहाँ पे। एडमिन एक्सपेंस बचा है 20,000, हाँ भाई एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आता है, इसको भी लिखोगे। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन भी आता है, इसको भी लिखोगे। लेकिन ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस लिखा है, इसको मत लिखना, क्योंकि यहाँ सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेना है आपको। हाँ, तो क्या लोगे आप? 20,000 प्लस 89,000 लोगे, ठीक है, 1,09,000 आएगा इनको ऐड करके। तो ये आप ले लोगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस में, और सीओजीएस मैंने सिखाई दी आपको, डिवाइड कर दोगे सेल से। सेल आपका है 5,60,000। जब ये कैलकुलेशन आप कर दोगे, मैं आपको लिख के पूरा दिखा दूँ ये, ताकि आप लोग कॉपी पेन पे कर सको। देखो 1 लाख करोगे प्लस 3,50,000 करोगे, और वेजेस करोगे प्लस 9,000, माइनस करोगे क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख, ये 1 लाख कट भी जाएगा, ठीक है। फिर प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस कर लो 20,000 प्लस 89,000, ठीक है, बस इतना ही है एक्सपेंस आपके। डिवाइड करोगे सेल से सेल्स कितना है? 5,60,000। इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा भाई 83.5%। मैं आपको कैलकुलेशन भी दिखा देता हूँ, रुको। ये देखो कर रखा है ना, देखो 3,59,000 प्लस 1,09,000, याद है हमने निकाला था ये 1,09,000, मैंने आपको बताया था मेंटली, ठीक। और जो आपका ये आया था जो सीओजीएस आया है वो 359 आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे देखो 350 प्लस 9, 359 प्लस 1 लाख और माइनस 1 लाख, तो 1 लाख कैंसिल हो गया, तो 350 प्लस 9 कितना बचेगा? 359। देखो ये भी बिल्कुल सही किया था हमने, 359 प्लस 1,09,000 कर दिया, डिवाइड कर दिया सेल से। सेल कितना है देखो 5,60,000 है, और इनका आंसर देखो 5,60,000 है, और मल्टीप्लाई बाय 100 तो करोगे, परसेंटेज में निकालना है तो आंसर आ जाएगा 83.57। ईजी है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7 डन। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। इसमें आपको निकालना है नेट असेट टर्नओवर रेशियो। अब मैं पेन एक्टिवेट करता हूँ पहले, ताकि आपको मैं फॉर्मूला बता सकूँ। नेट असेट टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला कैसे इसका पता करोगे भाई? इसमें ये निकालना है कि आप अपने नेट एसेट को यूज़ करके कितना टर्नओवर में कन्वर्ट कर रहे हो। टर्नओवर मतलब रिवेन्यू में कन्वर्ट कर रहे हो, तो बड़ा इजी है। ऊपर आप रिवेन्यू ले लो, ठीक है, और किसको यूज़ करके आप रिवेन्यू में कन्वर्ट कर रहे हो भाई? नेट एसेट को। तो नीचे आप नेट एसेट ले लो, नीचे आप नेट एसेट, उल्टा भी कर सकते हो इसको, डिपेंड करेगा ऑप्शन पे क्या है, ठीक है। नेट एसेट टर्नओवर रेशियो में क्या करना है, मेन पॉइंट जो ध्यान रखना है आपको, वो क्या करना है, ये देखो उल्टा किया इसमें, सेल ऊपर ले रखा है। हाँ जो हमने किया था वही किया है, देखो सेल ऊपर लिया था ना, रिवेन्यू वही किया रहा है। देखो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ले रखा है और डिवाइड बाय नेट एसेट। अब आप कहोगे सर यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड लिखा है, आपने नेट एसेट बताया था। बेटा नेट एसेट और कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर होता है, कुछ अंतर नहीं है। मैं बताऊंगा इसका मतलब क्या है, ध्यान से मेरी बात सुनो। नेट एसेट और कैपिटल एम्प्लॉयड बिल्कुल सेम है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि रिवेन्यू तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा क्वेश्चन में। देखो रिवेन्यू दे रखा है, सेल 30 लाख दे रखा है, ये तो आप न्यूमरेटर में रख दोगे डायरेक्ट, लेकिन आपको नेट एसेट निकालना पड़ेगा। नेट एसेट या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड कुछ भी बोल लो, ये आपको निकालना पड़ेगा। अब नेट एसेट कहते किसे हैं, बड़े ध्यान समझो, या कैपिटल एम्प्लॉयड कहते किसे हैं, बड़े ध्यान से समझो। कैपिटल एम्प्लॉयड वो होता है जो आपने लॉन्ग टर्म फंड्स कंपनी में आपके लगे होते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए, लंबे टाइम के लिए जो आपके फंड्स लगे होते हैं कंपनी में, उसको बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। समझ में आ रही बात? तो इसका मतलब है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपका जो है ऐड होगा, ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड में। इक्विटी शेयर कैपिटल भी ऐड होगा, ये भी लॉन्ग टर्म फंड्स है। जनरल रिजर्व भी ऐड होगा कैपिटल एम्प्लॉयड में। जो आपका पीएल में बैलेंस बचा हुआ है ये भी ऐड होगा, ये भी आप लंबे समय तक यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मतलब ओवरऑल आपका शेयर होल्डर्स फंड और साथ में नॉन करंट लाइबिलिटीज़, ये दोनों चीज़ें आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड में आती हैं या नेट एसेट में आती हैं।
समझ में आ गया क्या बोला मैंने? शेयर होल्डर्स फंड और नॉन करंट लाइबिलिटीज। तो शेयर होल्डर्स फंड की तो हमने ऐड कर लिए सारे के सारे। अब नॉन करंट लाइबिलिटी भी देखो, डिबेंचर्स आपकी नॉन करंट लाइबिलिटी होती है तो ये भी ऐड होगा, लोन होगा ऐड, क्रेडिटर्स नहीं होगा, क्रेडिटर्स को जनरली हम करंट लाइबिलिटीज में रखते हैं, ठीक है। बिल्स पेबल को भी हम करंट लाइबिलिटीज में रखते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को भी हम करंट लाइबिलिटीज में रखते हैं, तो ये ऐड नहीं होंगे। तो आपका जो कैपिटल इंप्लॉयड है वो कैसे निकलेगा? इन सबको ऐड करके निकलेगा। इनको मेंटली आप ऐड करके देख सकते हो, 4 लाख, 6 लाख, 10 लाख, 1 11, 11 3, 14 लाख, 14 + 2 16, 16 + 2 18 लाख। तो सीधे मेंटली भी कर सकते हो, ज़रूरत नहीं है पेन पेपर उठाने की यहाँ पे। तो 30 लाख डिवाइड बाई 18 लाख कर दो। अब मैं आपको आंसर दिखाऊँ, देखो यहाँ पे 30 लाख डिवाइड बाई 18 लाख कर रखा है, हमने मेंटली कर दिया, इन्हें कैलकुलेट कर दिया, बात एक ही है। जब डिवाइड करोगे 1.67 टाइम्स आ जाएगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्ट नहीं है इसमें। चलो अब बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इस क्वेश्चन में करंट रेशियो दे रखा है 4:1। अच्छा, तो मैं आपके लिए लिख देता हूँ करंट रेशियो का फॉर्मूला। पहले तो करंट रेशियो होता है आपका करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, ठीक है। और ये आपको दे रखा है एग्जाम, मतलब क्वेश्चन में दे रखा है कि ये 4/1 है। ये तो भाई आपको गिवन है, इसका मतलब है आपको इनडायरेक्टली ये दिया हुआ है कि जो करंट एसेट होगा 4 टाइम्स करंट लायबिलिटी होगा। ट्रांसपोज कर रखा है मैंने बस, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रखा है सिर्फ। तो करंट एसेट इज इक्वल टू 4 टाइम्स करंट लायबिलिटी आ गया। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्वेश्चन में आपको ये भी दे रखा है कि ये नेट वर्किंग कैपिटल है। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, ये आपको पता ही है। तो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी आपको क्वेश्चन में दे रखा है 30,000। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि करंट एसेट निकालो, ठीक है भाई, आसान है। पहली बात तो ये करंट एसेट जो था हमारा, ये 4 टाइम्स करंट लायबिलिटी है, उसको 4 टाइम्स करंट लायबिलिटी कर लो और ये करंट लायबिलिटी आपका हो जाएगा इक्वल टू 30,000 हो गया। इसको सॉल्व कर लो भाई, इजी है। 4CL माइनस CL कितना हो जाएगा? 3CL इक्वल टू 30,000, फिर डिवाइड कर दो। तो करंट लायबिलिटी आपका कितना आ गया भाई? 10,000 रुपये आ गए, ठीक है। और हमको पता है ये बात कि करंट एसेट इज इक्वल टू 4 टाइम्स करंट लायबिलिटी है। इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करो, इस वाली इक्वेशन में वैल्यू पुट करो, तो करंट एसेट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4 टाइम्स करंट लायबिलिटी, और करंट लायबिलिटी कितना है? 10,000 है। 10,000 वैल्यू पुट कर दी, तो हमारा जो करंट एसेट का आंसर आ गया वो आ गया 40,000 भाई, ठीक है। तो देखो ऑप्शन नंबर बी 40,000 लिखा हुआ है, आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सबका सही है, जितनों ने भी आंसर दे रखा है, वेरी गुड, 40,000 आंसर हो गया। इजी क्वेश्चन है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। चलो भाई, ये एक्सप्लेनेशन है बट मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ यहाँ पे आपको कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 10, बड़ा इजी क्वेश्चन है फिर से। एक्स लिमिटेड का डेट इक्विटी रेशियो है, मुझे पेन एक्टिवेट करना पड़ेगा क्योंकि फॉर्मूला आ गया यहाँ पे। डेट इक्विटी रेशियो दे रखा है 1:2। डेट में आप जनरली लॉन्ग टर्म डेट्स लेते हो, इक्विटी में आप शेयर होल्डर्स फंड लेते हो। ये रेशियो दे रखा है 1:2। अब क्वेश्चन आगे कह रहा है कि अगर बिजनेस ने इशू किए एडिशनल इक्विटी शेयर्स, अगर बिजनेस ने शेयर इशू कर रखे हैं एडिशनल इक्विटी शेयर्स, मतलब और आउटस्टैंडिंग शेयर्स आप बढ़ा रहे हो, तो अगर आप आउटस्टैंडिंग शेयर्स बढ़ा रहे हो अपने, ठीक है, या फिर आप शेयर कैपिटल बढ़ा रहे हो इनडायरेक्टली, ठीक है, तो आपका ये डिनोमिनेटर का पार्ट बढ़ रहा है ऑटोमेटिकली। भाई इक्विटी बढ़ेगी ना, आप अगर और करोगे, अगर इशू कर रहे हो शेयर्स और, तो ऑब्वियसली बात है इक्विटी शेयर कैपिटल तो बढ़ जाएगा आपका ना, तो डिनोमिनेटर का पार्ट आपका ऑटोमेटिकली बढ़ रहा है मतलब। और जब भी कभी किसी रेशियो में डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो वो रेशियो की वैल्यू कम होती जाएगी, होगी नहीं होगी? अरे भाई 1/2 कितना है? 50% होता है, 1/4 कर दोगे 25% होगा, तो भाई रेशियो की वैल्यू तो कम हो रही है ना अगर डिनोमिनेटर बढ़ रहा है तो, ठीक है। क्वेश्चन में यही पूछ रहा है आपसे कि क्या इफेक्ट होगा डेट इक्विटी रेशियो में अगर आप एडिशनल इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हो। एडिशनल इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हो तो शेयर कैपिटल बढ़ेगा, मतलब आपका डिनोमिनेटर बढ़ेगा। डिनोमिनेटर बढ़ रहा है तो रेशियो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो इंक्रीज करेगा नो, डिक्रीज करेगा येस, नो चेंज गलत आंसर है, डबल नो। तो आंसर होगा अगेन इसका ऑप्शन नंबर बी। बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं भाई आगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। अब वेरी हाई करंट रेशियो, करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? मैंने आपको बताया था, करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी होता है। तो मतलब ये रेशियो शो कर रहा है कि आपकी लायबिलिटी जो आप करंट लायबिलिटी जो आप पे कर रहे हो, करंट ऑब्लिगेशंस जो आप 1 साल के अंदर पे करने वाले हो, उसके लिए आपके पास कितने करंट एसेट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। तो जनरली जो सही रेशियो माना जाता है 2:1 सेटिस्फैक्ट्री माना जाता है, 1 से ऊपर बढ़िया माना जाता है, 1:1 के ऊपर बढ़िया माना जाएगा रेशियो, मतलब कि करंट एसेट ज़्यादा हैं आपके पास करंट लायबिलिटी के कंपैरिजन में, अच्छा माना जाएगा। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ही ये हाई है, अब ये 5:1 है या 6:1 है, तो ये बहुत अच्छा सिग्नल नहीं दे रहा आपको। क्यों? इसका मतलब है कि आप करंट एसेट को यूज़ ही नहीं कर पा रहे हो, अपने आपके पास कैश पड़े हुए हैं, आप उससे जो है उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हो अच्छे से, ठीक है, उसको बिजनेस में लगा नहीं पा रहे हो पैसे को आप।
तो ये बहुत अच्छा इंडिकेशन नहीं होता है अगर बहुत ज़्यादा हाई रेशियो है तो क्वेश्चन में इसी के बारे में पूछ रहा है कि अ वेरी हाई करंट रेशियो में इंडिकेट व्हाट, एफिशिएंट यूज ऑफ एसेट्स। नहीं भाई, अगर एफिशिएंसी से यूज़ किया होता तो करंट रेशियो 1:1 या 1:1 के थोड़ा ऊपर होता, 2:1 तक होता। स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी नहीं। आइडल और अंडर यूटिलाइज रिसोर्सेज, येस, मैंने आपको बता दिया था ऑलरेडी कि अगर बहुत ज़्यादा हाई करंट रेशियो है तो इसका मतलब आप अपने असेट्स को अच्छे से यूज़ नहीं कर रहे हो, इसीलिए आपका न्यूमरेटर बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है। अब आते हैं भाई अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12। बड़े ध्यान सुनो। व्हाट डज अ हाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इंडिकेट। अब मेरी बात बड़ी ध्यान सुनना, पहले तो आप फॉर्मूला समझो। इन्वेंट्री को कितने बार आप टर्न कर रहे हो साल भर में। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का मतलब क्या है कि साल भर में जो आपकी एवरेज इन्वेंट्री रहती है आपके पास, उसको आप साल भर में कितने बार टर्न कर ले रहे हो। टर्न कर रहे हो मतलब कितनी बार सेल कर रहे हो उसको साल भर में। अगर इसका आंसर 6 हुआ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का, या इसका आंसर 5 हुआ, इसका मतलब है कि साल भर में आप अपनी इन्वेंट्री को 5 बार बेच पा रहे हो। अगर इसका आंसर 12 है तो ये और अच्छा है, मतलब साल भर में जो आपकी एवरेज इन्वेंट्री पड़ी रहती है उसको आप 12 बार बेच पा रहे हो। इन्वेंट्री आई, एक महीने में एक बार बेच दिया, फिर इन्वेंट्री खरीदी बेच दिया तो पैसा मिलेगा, फिर इन्वेंट्री खरीदी फिर बेच दिया, फिर इन्वेंट्री खरीदी फिर बेच दिया। ऐसा आप 12 बार कर पा रहे हो। 12 टाइम्स यू आर डूइंग दिस इन अ पर्टिकुलर ईयर। ये मतलब होता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का, कि कितनी बार आप इन्वेंट्री को टर्न कर पा रहे हो। आपको अंडरस्टैंडिंग जरूरी है ना फॉर्मूला बनाने के लिए। तो अब ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अगर हाई टर्नओवर रेशियो है इसका मतलब क्या है, इसका ये क्या इंडिकेट कर रहा है आपको। अच्छा, फॉर्मूले की बात की थी मैंने, तो फॉर्मूला क्या होगा, बड़ा आसान है भाई। नीचे लोगे आप एवरेज इन्वेंट्री और ऊपर क्या लोगे आप भाई जो आपने सेल की है इन्वेंट्री की। ठीक है तो पुअर सेल परफॉर्मेंस इंडिकेट कर रहा है, नो। ओवर स्टॉकिंग ऑफ गुड्स, नो, क्योंकि आप अच्छा काम कर रहे हो, इन्वेंट्री को बार बार बेच पा रहे हो ना, ये तो बढ़िया चीज़ है। बार बार आप बेच पा रहे हो इन्वेंट्री को, तो ओवर स्टॉकिंग कैसे शो कर रहा है, गलत है। ए ऑप्शन भी गलत है। सी सेइंग एफिशिएंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट, येस एब्सोल्युटली करेक्ट। आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है। आपको इन्वेंट्री आप खरीदते हो तुरंत बना के बेच भी पा रहे हो। अगर 12 बार कर रहे हो तो 15 बार कर रहे हो तो और अच्छा है। तो ये एफिशिएंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट शो कर रहा है आपको। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, इसलिए मैंने आपको मतलब भी बता दिया, सिर्फ आंसर नहीं बताया, इसका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का मतलब भी समझा दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 13th, विच रेशियो इंडिकेट्स द ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ बिजनेस इन रिलेशन टू इट्स कैपिटल एम्प्लॉयड। कह रहा है ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी को अगर आप कंपेयर करोगे कैपिटल एम्प्लॉयड से, उस रेशियो का नाम क्या है। क्या उस रेशियो का नाम ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है? नहीं, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स। तो यहाँ हम प्रॉफिटेबिलिटी को कंपेयर कैपिटल एम्प्लॉयड से नहीं कर रहे हैं, ये तो आंसर भाई पक्का नहीं है। नेट प्रॉफिट रेशियो का भी जो फॉर्मूला होता है वो होता है नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स, तो ये भी आंसर नहीं है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इसका आंसर है, क्योंकि यहाँ आप प्रॉफिट देख रहे हो, मतलब EBIT देखते हो या ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हो इन कंपैरिजन विद द कैपिटल एम्प्लॉयड, तो यही इसका आंसर है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं उसको, इस रेशियो को जहाँ आप प्रॉफिटेबिलिटी देख रहे हो इन रिलेशन टू द कैपिटल एम्प्लॉयड। ये तो नाम समझ में आ रहा होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड के थ्रू आप प्रॉफिट देखने की कोशिश कर रहे हो, तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, डी ऑप्शन क्या कह रहा है? डी ऑप्शन कह रहा है ऑपरेटिंग रेशियो, तो ये भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि ऑपरेटिंग रेशियो में आप क्या करते थे, पहले हमने पढ़ा था COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइड बाय सेल्स, तो ये भी आंसर नहीं है, तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। मैं चार्ट सेक्शन भी देख रहा हूँ, ठीक है, मुझे पता चल रहा है कौन कौन सही आंसर दे रहा है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन ऑफ रेशियो एनालिसिस। कह रहा है कि लिमिटेशन बताओ, रेशियो एनालिसिस की लिमिटेशन क्या है। देखो, रेशियो एनालिसिस में हम जनरली न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं, और ये एक तरह से क्वांटिफाई करता है चीज़ों को। एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल से कंपेयर करके आप क्वांटिफाई कर रहे हो चीज़ों को, तब पता करने की कोशिश कर रहे हो कि अच्छा है कि बुरा है। ठीक है, तो ए ऑप्शन कह रहा है इट हेल्प्स इन कंपेयरिंग द कंपनीज ऑफ द सेम इंडस्ट्री। ये कोई लिमिटेशन तो नहीं है, ये तो अच्छी चीज़ है, तो एडवांटेज हो गया, तो ये आंसर नहीं है। इट यूजेज स्टैंडर्ड फार्मूलाज, तो ये भी सही स्टेटमेंट है, तो ये आंसर नहीं होगा, ये लिमिटेशन नहीं है। इट इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, हाँ ये आंसर है। क्यों आंसर है? क्योंकि यहाँ सिर्फ न्यूमेरिकल की बात होती है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट की बात नहीं होती है। आप रेशियो एनालाइज कर रहे हो कि कितना करंट एसेट है करंट लायबिलिटी कंपैरिजन में, या फिर आप कंपेयर करना चाहते हो कि लॉन्ग टर्म असेट्स कितने हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के कंपैरिजन में, बट आप उसमें ये फैक्टर लेके नहीं चल रहे हो कि आपकी कंपनी की गुडविल क्या है, ब्रांड इमेज क्या है, क्योंकि ब्रांड इमेज की वजह से भी आपको फर्दर इनकम जनरेट होगी। इस चीज़ की कहीं कैलकुलेशन आप रेशियो एनालिसिस में नहीं करते हो, तो ये इग्नोर करता है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। डी आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये तो सही स्टेटमेंट लिखा हुआ है। इट हाईलाइट्स द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, बिल्कुल सही है, तो लिमिटेशन थोड़ी है, लिमिटेशन सी वाली है। ठीक है, ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को इग्नोर करता है रेशियो एनालिसिस, क्योंकि न्यूमेरिकल की बात करता है, सिर्फ क्वांटिटेटिव मैथमेटिकल चीज़ों की बात करता है ये।
ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। ठीक है, गुड। चलो भाई आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15th, विच रेशियो इज यूज टू असेस द एबिलिटी ऑफ द कंपनी टू पे इंटरेस्ट ऑन इट्स आउटस्टैंडिंग डेट। क्या कह रहा है भाई, आउटस्टैंडिंग डेट जो है उसको पे करने की, उसमें सॉरी उसमें इंटरेस्ट पे करने की, डेट की नहीं, डेट में इंटरेस्ट पे करने की आपकी एबिलिटी क्या है, इसको कौन सा रेशियो दिखाता है। तो नाम समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे इंटरेस्ट की बात हो रही है, तो पक्का नाम में इंटरेस्ट होना चाहिए। तो क्विक रेशियो नहीं, क्योंकि क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है क्विक असेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। ये आंसर भाई नहीं है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो यही आंसर है। इंटरेस्ट को आप कवर करने की आपकी एबिलिटी कितनी है, इसका फॉर्मूला होता है EBIT डिवाइड बाय इंटरेस्ट। मतलब इंटरेस्ट से कितने टाइम्स आपके पास EBIT ज़्यादा है, EBIT शो करेगा ना कि कितनी आपकी एबिलिटी है इंटरेस्ट पे करने की। तो फॉर्मूला है EBIT डिवाइड बाय इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है, डेट इक्विटी रेशियो आंसर नहीं है, इसका फॉर्मूला होता है डेट डिवाइड बाय इक्विटी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आंसर नहीं है, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स। इसे फॉर्मूला को याद रखने पड़ेंगे भाई। ठीक है, तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर भाई सिंपली बी आंसर है। आपको फॉर्मूले नहीं भी आते इसमें तो भी आप आंसर कर सकते हो, क्योंकि कवरेज की बात सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में की गई है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ठीक है भाई, तो वैसे ही अगर आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो हमारे पास आपके लिए टेस्ट सीरीज़ है, वो आप मैक्सिमम डिस्काउंट पे एडोटैप की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। अगर आपको स्पेशल सब्जेक्ट के कोर्सेज लेने हैं, मतलब आपको देखनी है वीडियोस प्रॉपर अकाउंटेंसी की, ऑडिटिंग की, लेबर लॉस की वगैरह की, तो आप स्पेशल सब्जेक्ट का कोर्स ले सकते हो। स्पेशल सब्जेक्ट का कोर्स का मतलब ये है जो CSE का पार्ट नहीं होते हैं, जो UPSC CSE का पार्ट नहीं है, वो सारे कंपोनेंट्स का अलग से कोर्स है हमारे पास, वो भी देख सकते हो। लेकिन अगर आपको सारा का सारा देखना है, सारा का सारा कंपोनेंट्स देखने हैं, तो मास्टर कोर्स आप ले सकते हो। इसमें सारी वीडियोस, सारे नोट्स, सारे क्विजेज एक साथ मिल जाएंगे। स्पेशल वाले में आपको सिर्फ स्पेशल कंपोनेंट्स की मिलेंगे। ठीक है, जो वीडियोस हैं, नोट्स हैं, क्विजेज हैं, मॉक्स हैं। ठीक, और बाकी आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है तो टेस्ट सीरीज पे जा सकते हो। आप वेबसाइट पे जाके ये कोर्सेज चेक करके ट्रायल वगैरह चेक कर सकते हो। मैक्सिमम डिस्काउंट पे कूपन कोड डाल के आप खरीद लेना, अगर मन करेगा तो, अगर लगेगा ज़रूरत है। अगर आपको लग रहा है आप खुद से कर सकते हो सेल्फ स्टडी, तो भाई बहुत ही बढ़िया काम है, फिर तो पढ़ लो खुद से, बहुत अच्छी चीज़ होती है खुद से पढ़ना। ठीक है, चलो भाई, बस अब आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।